हे फोक्स एंड वंस अगेन वेलकम टू कोड इनिंग्स बाय WS क्यूब, माई सेल्फ भागीरथ। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट रोड मैप टू बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि आज की डेट में जब AI सारा कोड लिख सकता है, जब AI फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस हर चीज के लिए कोड लिख सकता है, तो क्या फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहिए? क्या हमें फ्रंट एंड पढ़ना भी चाहिए, या हमें सिर्फ AI टूल्स की हेल्प से फ्रंट एंड का कोड एक्सट्रैक्ट कर लेना चाहिए? तो इसका वन लाइन आंसर ये रहेगा कि ऑब्वियसली इन दिस AI एरा भी आप फ्रंट एंड डेवलपर पढ़ सकते हो और एक फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो, बिकॉज AI फ्रंट एंड डेवलपमेंट का कोड तो लिखेगा, लेकिन उस कोड को ऑप्टिमाइज करना, उस कोड को प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट करना, उस कोड के बग्स निकालना, वो तभी आप सॉल्व कर पाओगे या तभी उसको यूजेबल बना पाओगे जब आपको खुद को फ्रंट एंड आता होगा। बट इस चीज को हमें ध्यान रखते हुए चलना होगा कि इस कंप्लीट फ्रंट एंड डेवलपमेंट रोड मैप के अंदर हमें AI को भी साथ में पढ़ना है। मतलब हमें मेक श्योर करना है कि हम जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं, हम अल्टीमेटली AI टूल्स को यूज करना भी साथ साथ में सीखते हुए चले। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हो और चाहते हो ये सीखना कि कैसे बड़े लेवल के एप्लीकेशंस बनते हैं और किस तरीके से उनको मेंटेन एंड बिल्ड किया जाता है, तो आपको हमारा 24 वीक्स का वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। इस प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रैक्टिकल लर्निंग। आप हर एक चीज को इस तरीके से सीखोगे जैसे आप उसको इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट करने वाले हो। इस प्रोग्राम की ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। गो एंड बुक योर डेमो क्लास नाउ। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एंड वी विल स्टार्ट विद द स्टेज 0। तो हम मल्टीपल स्टेजेस में इस पूरे रोड मैप को डिवाइड करने वाले हैं, एंड ये हमारा स्टेज 0 है। और स्टेज 0 पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्टेज 0 पे हम लोग बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पर वर्किंग ऑफ द इंटरनेट को समझना है। तो वर्किंग ऑफ द इंटरनेट से मेरा मतलब क्या है? वर्किंग ऑफ द इंटरनेट से मेरा मतलब ये है कि एग्जैक्टली ब्राउजर और सर्वर कम्युनिकेट कैसे करते हैं, या क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेट कैसे करते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे मैं यहाँ पर साथ साथ में लिख भी देता हूँ कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को हमें पढ़ना होता है, तो क्लाइंट एंड सर्वर को हमें यहाँ पढ़ना होता है। वंस यू गेट टू नो व्हाट इज द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हो और आप समझते हो कि बेसिकली हमारा ब्राउजर कैसे काम करता है। तो ब्राउजर में कैसे हमारी रिक्वेस्ट जाती है, कैसे रिस्पॉन्स आता है, ये बेसिक चीजों को आप समझते हो ताकि आप लोग रेडी हो पाओ एक फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए। अब ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ये आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल सकता है, बट मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आपने पढ़ी है तो आपको थोड़ा सा एज मिलता है, बिकॉज आपको थोड़ा डिफरेंट लेवल पे वो सारे कंसेप्ट समझ में आते हैं। स्टेज 0 पे बस इतना ही डिस्कस करेंगे या इतनी ही हमें चीजें पढ़नी है। वर्किंग ऑफ द इंटरनेट यानी क्लाइंट सर्वर कैसे काम करता है और हमारा ब्राउजर कैसे काम करता है, हमारे ब्राउजर में कैसे हम लोग जब पेज लोड करते हैं तो पेज कहां से आता है, हमारे ब्राउजर के अंदर हम अपने सोर्स कोड को कैसे देख सकते हैं, ये हम लोगों को यहाँ पर समझना होता है। सोर्स कोड क्या होता है वो हमें समझना होता है। हम ब्राउजर के अंदर जब भी कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो वो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स कैसे काम करता है ये हमें समझना होता है। तो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपको बस बेसिक लेवल पे पढ़ लेने होते हैं। ये आप कहीं पर भी इंटरनेट पे सर्च करोगे ना, आपको इजीली मिल जाएंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट्स आपको एक बार कवर करने होता है, एंड वंस यू आर डन विद दिस, आप रेडी हो टू गो टू द नेक्स्ट स्टेज, जो कि है हमारा स्टेज 1, जहां से एक्चुअल फ्रंट एंड डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो ये हमारा हो गया स्टेज 01, जहां से एक्चुअल हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। अब यहां पर आपको जो पढ़ना है वो हमेशा सेम रहता है। मतलब चाहे आज से जब मैंने 10 साल पहले वेब डेवलपमेंट पढ़ा तब भी मेरे लिए सेम था, तो आज से जब मैंने 10 साल पहले वेब डेवलपमेंट पढ़ा तब भी ये मेरे लिए सेम था। आज अगर मैं किसी को वेब डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा तब भी ये सेम है। आज से 50 साल पहले भी किसी ने वेब डेवलपमेंट पढ़ा होगा ना, तब भी सेम होगा। दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। ये हमारे 3 पिलर्स हैं वेब डेवलपमेंट के, जो हमें स्टेज 1 में पढ़ने होते हैं। और इनमें जो सबसे पहला पिलर है वो है हमारा HTML। सेकेंड हमारा जो पिलर है वो है हमारा CSS, एंड थर्ड हमारा जो पिलर है वो है हमारा जावास्क्रिप्ट। ओके, अब जब जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS की बात चल रही है तो यहां मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली आपको समझा दूं कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, ये हमारे वेब डेवलपमेंट का फाउंडेशन है, ये हमारे फ्रंट एंड का फाउंडेशन है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप HTML के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ोगे। HTML में आप टैग्स को पढ़ोगे, HTML में आप एट्रीब्यूट्स को पढ़ोगे। तो HTML में बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती है, HTML में बस टैग्स होते हैं, HTML में बस एट्रीब्यूट्स होते हैं। एंड एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो आज की डेट में HTML हमारी प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं। तो HTML इज नॉट अ बिग थिंग, आप बहुत इजीली कवर कर सकते हो HTML को। ऑल यू नीड टू डू इज आपको टैग्स और एट्रीब्यूट्स को पढ़ लेना है, टैग्स और एट्रीब्यूट्स कैसे काम करते हैं ये समझ लेना है,
और टैग्स और एट्रीब्यूट्स के साथ आप कुछ एक्सेसिबिलिटी प्रॉपर्टीज भी पढ़ सकते हो जिनको स्किप भी किया जा सकता है। और जब मैं HTML की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ HTML की बात नहीं कर रहा हूं, मैं HTML एंड HTML5 दोनों की एक साथ में बात कर रहा हूं। तो आपको स्टेज 1 पे HTML और HTML5 को पढ़ना है, HTML के अंदर टैग्स और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं ये पढ़ने हैं। एंड देन कम्स द CSS जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी हमारे लिए, हमारे वेब डेवलपमेंट में, हमारे वेब पेजेस को बनाने के लिए। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर जितने भी पेजेस आप बनते हैं उनकी डिजाइन आप देखते हो कि बहुत अच्छे से डिजाइन होती है, बहुत अट्रैक्टिव डिजाइन होती है, अच्छे अच्छे एनिमेशंस चल रहे होते हैं। ये सब कुछ जो पार्ट होता है वो होता है CSS का, ये सब कुछ चल रहा होता है बिकॉज ऑफ CSS। तो CSS कैसे पढ़ना स्टार्ट करोगे आप? तो CSS के अंदर आप सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करोगे। जितनी भी बेसिक प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, बेसिक प्रॉपर्टीज से मेरा यहाँ पर मतलब ये है कि जो भी हमारे टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, जो भी हमारी कलर रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, बैकग्राउंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज है। इनको आप पढ़ना शुरू करते हो। फॉन्ट को कैसे मैनेज करना है तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, हमारे टेक्स्ट रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज, यानी टेक्स्ट की साइज कैसे चेंज होगी, टेक्स्ट को कलर कैसे दिया जाएगा, या टेक्स्ट के अंदर हम लोग कैसे फॉन्ट फैमिली चेंज करते हैं, फॉन्ट फेस चेंज कर सकते हैं। देन कम्स द बैकग्राउंड रिलेटेड प्रॉपर्टीज जो कि बैकग्राउंड के अंदर काम करने के लिए बनी हुई होगी। इसके साथ साथ आपको विड्थ एंड हाइट, जिसको हम लोग बॉक्स मॉडल बोलते हैं, तो बॉक्स मॉडल आपको यहाँ पर साथ में पढ़ना होता है। देखो बॉक्स मॉडल क्या होता है, तो बॉक्स मॉडल में कुछ प्रॉपर्टीज आती है, जैसे कि हमारी प्रॉपर्टीज हो गई, विड्थ हो गई, हाइट हो गई, ये हमारी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बॉक्स मॉडल का पार्ट है। तो बॉक्स मॉडल में विड्थ, हाइट, पैडिंग, मार्जिन, इन सब चीजों को आप यहां पर कवर करते हो एंड यू आर रेडी टू गो। आफ्टर दिस आपके पास नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो होता है CSS के अंदर हम कैसे हमारे डिजाइन को बनाएंगे, मतलब लेआउट डिवीजन कैसे होगा। ठीक है, लेआउट डिवीजन के लिए बेसिकली 3 चीजें यूज होती है, इन तीनों चीजों को आप पढ़ सकते हो, या तीनों कंसेप्ट्स में बोलूंगा जिनको आप पढ़ सकते हो। सो फर्स्ट हमारे पास है फ्लोट, फिर हमारे पास है फ्लेक्स, और तीसरा हमारे पास है ग्रिड। आपको ये जरूर सीखना है कि फ्लेक्स, ग्रिड, फ्लोट को यूज कब करना है। देखो तीनों जो कंसेप्ट है ना वो सेम आउटपुट देंगे आपको, या सेम चीजें आपके लिए बना के दे सकते हैं, सेम लेआउट बना के दे सकते हैं, बट तीनों के यूजेस अलग अलग हैं। तो आपको ये जरूर पढ़ना है कि फ्लेक्स को कब यूज करेंगे, फ्लोट को कब यूज करेंगे, और ग्रिड को कब यूज करेंगे। देन कम्स जावास्क्रिप्ट। ये मैं इतना डिटेल में आपको इसलिए समझा रहा हूं यहां पर बिकॉज HTML CSS जावास्क्रिप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कुछ और स्किप कर दो तो चलेगा, बट HTML CSS जावास्क्रिप्ट स्किप मत करना। तो हम लोग बात करेंगे फिर हमारे जावास्क्रिप्ट की। तो मैं जावास्क्रिप्ट को यहां से हटा के नीचे ले लेता हूं ताकि हम इसको यहां डिटेल में समझ पाए। जब आपने ऑल्सो एक चीज CSS में मैं और मेंशन कर देता हूं कि CSS के अंदर सिर्फ इतना ही नहीं होगा। CSS में ऑब्वियसली आप CSS3 को भी पढ़ोगे। CSS3 में आप क्या करोगे, आप CSS3 में एनिमेशंस को सीखोगे और इफेक्ट्स कैसे बनते हैं ये सीखोगे। तो इफेक्ट्स एंड एनिमेशंस में हमारे पास एनिमेशन आ जाएगा, ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, पोजीशन आ जाएगा। तो ये सारे कंसेप्ट आप CSS3 के अंदर सीखने वाले हो। ऑल्दो CSS में बहुत कुछ है सीखने के लिए, बट ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको सीख ही लेनी है। वैसे तो अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, हम बॉक्स शैडो, टेक्स्ट शैडो, इतनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हैं। बट एक बार आपको CSS की वर्किंग समझ आ गई ना, तो आप बहुत इजीली आगे बढ़ते जा सकते हो और फिर आप CSS में बहुत कुछ पढ़ सकते हो। तो CSS की बस वर्किंग समझने की नीड है, बाकी आप इजीली कवर कर लोगे। उसके बाद बाकी आप इजीली कवर कर लोगे। एंड ये चीज हमें और ध्यान में रखते हुए चलनी है कि यहाँ प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर नॉट मेकिंग प्रोजेक्ट्स देन यू आर मिस्टेकिंग वन थिंग, जो कि होती है रियल प्रैक्टिस। बिकॉज सिर्फ थियरी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। अल्टीमेटली जब आप उसको इंप्लीमेंट करोगे ना, जब आप उससे रियल प्रोजेक्ट्स बनाओगे ना, तब कुछ आउटपुट आएगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि HTML CSS पढ़ो और रुक जाओ, और यहाँ पर कुछ स्टैटिक वेबसाइट्स बनाने पे काम करो। स्टैटिक वेबसाइट्स से मेरा मतलब यह है कि आप कुछ वेबसाइट्स के क्लोन बना लो। मान लो कि आपने जोमेटो का UI क्लोन बना लिया, मान लो कि आपने स्विगी का UI क्लोन बना लिया, लेट्स से आपने एक अपनी कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट बना ली, या आपने कोई ब्लॉग वेबसाइट बना ली जो कि स्टैटिक ब्लॉग है, जिसके अंदर अभी ब्लॉग सबमिट नहीं हो रहे हैं, बट स्टैटिक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना ली। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, रेडबस का क्लोन बना लो, आप किसी का भी क्लोन बना लो, बेसिकली फ्लिपकार्ट का क्लोन बना लो। कोई भी वेबसाइट उठानी है आपको, और वो आपको अगर अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि उसमें इतनी सारी चीजें इंप्लीमेंटेड है, तो उनका UI क्लोन बनाने पे फोकस करो। मैं यहाँ पर UI क्लोन की बात कर रहा हूं, मैं एक्चुअल क्लोन की बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज एक्चुअल क्लोन में तो फंक्शनैलिटीज भी आ जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी, UI क्लोन की। UI क्लोन बना लो आप, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब मैं मान के चलूंगा कि HTML CSS पढ़ते हुए आपको एटलीस्ट 1 महीना लग जाएगा, 1 मंथ आप पूरा अच्छे से पढ़ोगे तो इसको आप इजीली कवर कर लोगे। जहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि आप एवरीडे 4 आवर्स का टाइम तो दे ही रहे हो, ईच एंड एवरी डे। संडे को आप छुट्टी ले लो, मजे कर लो, बट
एटलीस्ट मंडे टू सैटरडे तो आप 4-4 घंटे रोज पढ़ रहे हो, तो 1 महीने में आप अच्छे लेवल पे HTML CSS सीख चुके होगे। देन कम्स द माइटी जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट की तरफ चलेंगे हम लोग। तो देखो, मैं जावास्क्रिप्ट पे इतना इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूं बिकॉज आप कुछ भी पढ़ लो आज के डेट में, हर जगह जावास्क्रिप्ट मिलेगी। मतलब अगर आप वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाह रहे हो, आप कुछ भी पढ़ो, आपको हर जगह पर जावास्क्रिप्ट मिलेगी। आप नोड जेएस पढ़ोगे, जावास्क्रिप्ट है। आप एंगुलर पढ़ोगे, जावास्क्रिप्ट है। आप रिएक्ट पढ़ोगे, जावास्क्रिप्ट है। आप एक्सप्रेस जेएस पढ़ोगे, जावास्क्रिप्ट है। इवन मोंगोडीबी का भी जो स्ट्रक्चर है वो जावास्क्रिप्ट लाइक ही है, बीसन, यानी कि जावास्क्रिप्ट लाइक डेटा है वहां पर भी। तो जावास्क्रिप्ट को जब पढ़ना शुरू करोगे तो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले आपको पढ़ना है सिंटैक्सेस। सिंटैक्सेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट? तो मैं सिंटैक्स जब बोल रहा हूं, तो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले आपको फाउंडेशन यानी बेसिक्स पे काम करना है। तो बेसिक किससे बनता है? बेसिक में हमारे पास यहां पर आ जाते हैं वेरिएबल्स, हमारा स्कोप, कैसे स्कोप काम करता है, हमारे वेरिएबल, स्कोप एंड ऑपरेटर्स। ये तीन चीजें हमारे लिए जावास्क्रिप्ट में बेसिक में आ जाती है। वेरिएबल्स कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, वेरिएबल्स के स्कोप क्या होते हैं, एंड फाइनली ऑपरेटर्स कौन कौन से अवेलेबल है और कैसे काम करते हैं। देन वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग यहाँ पर कंट्रोल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे होंगे। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हमारे पास अगेन दो कंट्रोल स्टेटमेंट्स आ जाएंगे, हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स और हमारे लूपिंग स्टेटमेंट्स। दो कंट्रोल स्टेटमेंट्स की हम बात करेंगे यहाँ पर, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में आप किसको पढ़ रहे हो? आप इफ को पढ़ोगे, इफ एल्स को पढ़ोगे, और इफ एल्स इफ को पढ़ रहे होगे। एंड लूप में अगेन आप फॉर लूप को, व्हाइल लूप को एंड डू व्हाइल लूप को पढ़ रहे होगे। तो ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट में आपने एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लिया, क्योंकि बाय द टाइम आप कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट, तब आप बहुत अच्छे खासे लेवल पे एक अपना बेस बना चुके होगे। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इन सभी को मिला के आप छोटे छोटे कुछ असाइनमेंट्स, टास्क वगैरह करते हुए चल रहे होगे, और इस तरीके से आपका सेकेंड स्टेज भी कवर हो जाएगा। देन कम्स द थर्ड स्टेज, जहां पर आप बात करोगे किसकी? जहां पर आप बात करोगे एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स की। तो एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स में हम बेसिकली क्या करते हैं? हम एरे को कैसे बनाएंगे, एरे को कैसे स्टोर करेंगे, एरे पे कैसे ऑपरेशंस होते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। और ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं, ऑब्जेक्ट्स पे क्या ऑपरेशंस होता है, उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेज, विच इज द फंक्शन स्टेज। तो फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस कैसे मैनेज होते हैं, ये आपको इस स्टेज पे पढ़ना है। और फंक्शंस में दो तरीके के फंक्शंस होते हैं, जिनको आप एक साथ चाहो तो एक साथ ही पढ़ सकते हो। मतलब हमारे ट्रेडिशनल फंक्शन, जो कि फंक्शन कीवर्ड से बनता है, जिसको हम ट्रेडिशनल फंक्शन बोलते हैं। और दूसरा हमारा एरो फंक्शन, जो कि हमारे एरो के शेप का होता है, इसलिए हम उसको एरो फंक्शन बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट के रोड मैप में आपने बेसिक्स पढ़ लिया, कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ लिए, एरे एंड ऑब्जेक्ट्स पढ़ लिए, फंक्शंस पढ़ लिए, तो आपको जावास्क्रिप्ट एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छे से आ चुकी होगी यहाँ तक। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, विच इज द डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो डॉम यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल मैं इसीलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं बिकॉज जावास्क्रिप्ट हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम डॉम को यूज कर पाए। तो डॉम यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कैसे काम करता है, इसमें सिलेक्टर्स कैसे बनते हैं, ये आपको पढ़ना है। यहाँ पर आपके जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, यानी उनको, जिनको मैं चार ऑपरेशंस में डिवाइड करता हूं, सेट, गेट, ऐड एंड रिमूव। ये चार ऑपरेशंस कैसे होते हैं, ये आपको पढ़ना होता है डॉम के अंदर। सेट, गेट, ऐड और रिमूव, ये मैंने नाम दिए हुए हैं ताकि इजीली समझ आ पाए। तो ये बेसिक ऑपरेशन है। जैसे आप जब पढ़ना शुरू करोगे तो आपको मिलेंगे इनर टेक्स्ट, इनर एचटीएमएल, क्लास लिस्ट कैसे मैनेज करते हैं, यानी हम स्टाइलिंग कैसे मैनेज करते हैं डॉम की हेल्प से। स्टाइलिंग मैनेज करने के दो तरीके हैं, आप या तो इनलाइन सीएसएस मैनेज कर सकते हो या आप क्लास लिस्ट को मैनेज कर सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि डॉम के अंदर हम सारी चीजों को कवर करेंगे, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है डॉम के अंदर। जैसे आप डॉम को पढ़ते हुए साथ साथ में अपने कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाओगे। जैसे मैं प्रोजेक्ट्स में अगर यहाँ पर लिखूं तो टू डू लिस्ट मैंने एक बना लिया, मैंने कोई नोट्स ट्रैकिंग ऐप बना लिया तो नोट्स ऐप मैंने लिख दिया यहाँ पर। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप बना सकते हो। जैसे कि आपने एक कैलकुलेटर बनाया जो हमारे डॉम से ही बनेगा। तो ये आपका पूरा एक डॉम का बेसिक फ्लो हो गया, जिसमें आपको क्या करना है, आपको डॉम में सिलेक्टर्स पढ़ने हैं, आपको डॉम में गेट, सेट, ऐड और रिमूव कैसे होता है ये पढ़ना है, आपको स्टाइलिंग कैसे मैनेज करते हैं डॉम के अंदर ये पढ़ना है। गेट, सेट, ऐड, रिमूव में सब कुछ आ गया। आप काफी सारी चीजें एक्सप्लोर करोगे तो मिल जाएगा आपको इसके अंदर। और फिर आपको उसके रिलेटेड बनाने हैं प्रोजेक्ट्स। ये प्रोजेक्ट्स आपको हेल्प करेंगे इस डॉम की नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एंड आफ्टर दिस वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेज, जो कि है हमारा थोड़ा सा एडवांस स्टेज, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट के और कंसेप्ट्स को पढ़ रहे होंगे। जैसे हम स्केड्यूलिंग फंक्शन को पढ़ेंगे। स्केड्यूलिंग फंक्शंस क्या होते हैं? तो स्केड्यूलिंग फंक्शंस का मतलब
आप किसी भी काम को बाद में करवाना है उसके लिए मैनेज करवा सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पर टाइम आउट को पढ़ोगे, आप यहाँ पर इंटरवल को पढ़ोगे, तो टाइम आउट एंड इंटरवल मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये टाइम आउट एंड इंटरवल, इन 2 चीज़ों को आपको यहाँ पढ़ना है। उसके बाद आपको डेट एंड टाइम ऑब्जेक्ट्स की बात करनी है, डेट एंड टाइम कैसे मैनेज की जाती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। उसके बाद आपको इनबिल्ट ऑब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे मैथ एक ऑब्जेक्ट हो गया, ऐसे आपको इनबिल्ट ऑब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो यहाँ आपकी जावास्क्रिप्ट की एडवांस पार्ट को आप कवर कर रहे होगे। इनबिल्ट ऑब्जेक्ट्स जब मैं बोल रहा हूँ तो गाइस बहुत सारे और ऑब्जेक्ट्स आपको जावास्क्रिप्ट में पढ़ने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आप जावास्क्रिप्ट में लोकल स्टोरेज को कैसे मैनेज करोगे, आप जावास्क्रिप्ट में कुकीज कैसे मैनेज करोगे, आप जावास्क्रिप्ट में लोकेशन कैसे मैनेज करोगे। तो यहाँ पर मैं इनबिल्ट ऑब्जेक्ट्स ना बोल के इनबिल्ट क्लासेस बोलूंगा, क्योंकि ये इनबिल्ट क्लासेस जो है वो हेल्प करती है मुझे। मान लो कि कोई यूजर ने बोला कि मुझे कैमरा ओपन करना है, मतलब कहीं पर ऑप्शन था कि अपलोड योर सेल्फी, तो क्लिक करते ही कैमरा ओपन हो जाता है वेबसाइट पे। ये भी इनबिल्ट क्लासेस से होता है। तो ये आपको बेसिकली जावास्क्रिप्ट में एडवांस लेवल पे पढ़ना होता है। तो ये आपके जावास्क्रिप्ट का रोड मैप है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये रोड मैप आपको कवर करने में 1 to 1.5 मंथ्स या लेट से 2 मंथ्स भी लग सकते हैं। नॉट टू वरी, अगर 2 मंथ्स भी लगते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आप जावास्क्रिप्ट को बहुत स्ट्रांग लेवल पे कवर करोगे। ये लिख के चलना है आपको, ये नोट करके चलना है आपको, ठीक है। इसके बाद आपकी जावास्क्रिप्ट में एक फाइनल स्टेज आएगा जो कि होगा एपीआई फेचिंग। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, यहां पर आप एपीआईज को फेच करना सीख रहे हो। अब देखो एपीआईज को फेच करना क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज आप जो एप्लीकेशंस बना रहे हो अब तक वो स्टैटिक एप्लीकेशंस है, उनमें जो डेटा है वो वही है जो आपने टाइप करके डाल दिया उधर। बट जब आप एपीआई फेचिंग सीखते हो तो एपीआई फेचिंग के अंदर आपको पहले कुछ और कंसेप्ट भी सीखने पड़ते हैं। जैसे व्हाट आर प्रोमिसेस, आपको यहाँ पर सीखना है व्हाट इज प्रॉमिस इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस क्या होता है ये आपको सीखना है। प्रॉमिस हैंडलिंग क्या होती है ये आपको सीखनी है, क्योंकि प्रॉमिस हैंडलिंग और प्रॉमिस नहीं आते होंगे आपको तो आप जावास्क्रिप्ट में एपीआई फेच ही नहीं कर सकते। फिर इसके बाद जब प्रॉमिस हैंडलिंग आप सीखोगे तो असिंक अवेट कैसे काम करता है, देन कैच फाइनली कैसे काम करता है, इस पे आप बात करोगे। फिर फाइनली आप फेच फंक्शन की हेल्प से या इनबिल्ट एचटीटीपी रिक्वेस्ट की हेल्प से, मैं बेसिकली फेच को ही सजेस्ट करूंगा क्योंकि आज के डेट में फेच ही बार बार यूज होता है। तो फेच की हेल्प से कैसे आप एपीआई फेच कर सकते हो, फेच एक फंक्शन है, ये आप यहां पर सीखते हो। एंड मैं आपको बोलता हूं कि यहां सिर्फ सीखना नहीं है, बिकॉज यहां पर प्रोजेक्ट्स भी बनाने जरूरी है। क्योंकि आप अभी जो सीख रहे हो ना एपीआई फेचिंग, इसमें आप प्रोजेक्ट्स बनाओ। प्रोजेक्ट्स मतलब जैसे कि मैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना सकता हूं। मैंने प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज बना दिया कोई, जिसपे प्रोडक्ट लिस्टिंग हो रही है और मैं फिल्टर्स लगा पा रहा हूं, ठीक है। या मैंने मान लेते हैं कोई वेदर सर्च ऐप बना दिया जहां पर मैं वेदर सर्च कर सकता हूं। या मैंने कोई एक मूवी सर्च ऐप बनाया जहां पर मूवी सर्च हो सकती है। तो ये छोटे छोटे ऐप्स हैं जो आप, या छोटे छोटे एप्लीकेशन मैं बोलूंगा, बहुत बड़े और फुल फ्लेजेड ऐप्स तो नहीं है, बट छोटे छोटे एप्लीकेशन हैं जो आप साथ साथ में बना सकते हो वाइल लर्निंग टू फेच एपीआईज। अब यहां से हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, और नेक्स्ट स्टेप में हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट को कवर करने के बाद आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे किसकी, हमारे CSS फ्रेमवर्क्स की। तो CSS फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं ये आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे। तो CSS फ्रेमवर्क्स में बोलूं और मैं एक साथ में यहाँ पर बोल दूंगा कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन कैसे बनते हैं, ये भी आपको यहाँ पर कवर करना है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन का मतलब है कि आप कैसे उसी वेबसाइट को मोबाइल पे भी चला सकते हो, उसी वेबसाइट को डेस्कटॉप पे भी चला सकते हो और उसी वेबसाइट को लैपटॉप पर भी चला सकते हो। तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन पढ़ते हुए आप मीडिया क्वेरी को डिस्कस करोगे या मीडिया क्वेरी पढ़ रहे होगे। जैसे आपने मीडिया क्वेरी पढ़ लिया तो आपको ध्यान रखना है कि आप यहां भी प्रोजेक्ट्स बनाओ और यहां भी वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव करने पे फोकस करो। वंस यू हैव डन विद मीडिया क्वेरी आप जा सकते हो सीएसएस के फ्रेमवर्क्स यानी बूटस्ट्रैप और टेलविंड सीएसएस के ऊपर। तो इनको मैं बेसिकली सीएसएस का मैगी का पैकेट बोलता हूं, बिकॉज मैगी का पैकेट में क्या होता है, मैगी के पैकेट में सब कुछ रेडीमेड होता है। आप 2-3 स्टेप्स करते हो और आपके लिए नूडल्स बन के रेडी हो जाता है। वैसे ही बूटस्ट्रैप और टेलविंड सीएसएस भी सब कुछ रेडीमेड देता है मुझे, मैं बस कुछ स्टेप्स करूंगा और मेरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बन के रेडी हो जाएगी। तो सीएसएस के फ्रेमवर्क बूटस्ट्रैप को आप डिस्कस करोगे, टेलविंड सीएसएस को पढ़ोगे यहाँ पर, और मीडिया क्वेरी उससे आपको पहले पढ़ लेनी है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि HTML CSS का रोड मैप मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया, बिकॉज ये बेसिक्स है। इसके बाद ये जो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इनको आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा, बिकॉज आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो बहुत स्ट्रांग आती है। तो ये हमारा एक फाउंडेशन स्ट्रांग करके फिर आगे चलने वाली बात है। अब क्योंकि हम लोगों ने CSS का फ्रेमवर्क पढ़ लिया है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने सीख लिए हैं, तो चलो अब चलते हैं हम लोग हमारे स्टेज 02 पे, यानी सेकंड स्टेज पे। सेकंड स्टेज में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेज में हमने फाउंडेशन स्ट्रांग कर ली बहुत अच्छे से। सेकंड स्टेज में हम यहां पर किसी फ्रेमवर्क को चूज करने वाले हैं
और फ्रेमवर्क को चूज करने का मतलब हम या तो यहाँ पर रिएक्ट जेएस सिलेक्ट करेंगे, जो कि 90% ऑफ द केसेस में सिलेक्ट होता है, रिएक्ट जेएस सिलेक्ट करेंगे, या हम अपने एंगुलर जेएस को सिलेक्ट करेंगे, या हम व्यू को सिलेक्ट करेंगे, हम किसी भी एक फ्रेमवर्क को सिलेक्ट करेंगे। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आज की डेट में रिएक्ट जेएस को ही सिलेक्ट करो। रिएक्ट को सिलेक्ट करो, रिएक्ट के इन डेप्थ वर्किंग को समझो, रिएक्ट कैसे काम करता है, रिएक्ट में स्टेट्स क्या होते हैं, प्रॉप्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो रिएक्ट का रोड मैप मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, मैं बस आपको यहाँ बता रहा हूँ कि रिएक्ट को आप सिलेक्ट करो। अगर आप रिएक्ट का भी रोड मैप देखना चाहते हो ना, तो रिएक्ट का एक फुल डिटेल्ड रोड मैप मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है, जो आपको हमारे इस चैनल पे ही मिल जाएगा, आप उसको जाके देख सकते हो। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रिएक्ट की तरफ ही जाना, क्योंकि हम लोग जो अब तक सीख रहे थे ना फाउंडेशन में, इसमें क्या हो रहा था कि हम सारा कोड खुद से लिखने वाले थे, सब कुछ हम खुद से बनाते। बट जब आप रिएक्ट सीखोगे ना, तब आप स्केलेबल एप्लीकेशंस बना पाओगे, तब आप बग फ्री एप्लीकेशंस बना पाओगे, और तब आप क्या कर पाओगे, ऑप्टिमाइज्ड कोड लिख पाओगे। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि स्टेज 2 में हम रिएक्ट को सिलेक्ट करेंगे और रिएक्ट के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। अब वंस यू हैव डन विथ रिएक्ट, आप रिएक्ट के भी फ्रेमवर्क पे जा सकते हो, जो कि रिएक्ट का अपना नेक्स्ट फ्रेमवर्क है, नेक्स्ट जेएस। तो नेक्स्ट जेएस हम लोग क्यों जा रहे हैं, बिकॉज रिएक्ट हमें एक फंक्शनैलिटी या एक फीचर नहीं देता जिसको हम बोलते हैं एसएसआर, यानी सर्वर साइड रेंडरिंग। वो हमारे पास नेक्स्ट जेएस में अवेलेबल होती है। तो हम क्या करेंगे, इसी रीजन से नेक्स्ट जेएस को पढ़ेंगे, क्योंकि हमें सर्वर साइड रेंडरिंग करनी है। तो सर्वर साइड रेंडरिंग हमारे पास रिएक्ट बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं करवा पाता, तो हम लोग इसीलिए नेक्स्ट जेएस को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो रिएक्ट का फ्रेमवर्क ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, आप उस वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हो, आपको इन डिटेल मिल जाएगा। वंस यू हैव कंप्लीटेड योर रिएक्ट जेएस, तब आपका, अच्छा एक चीज और, रिएक्ट जेएस को भी कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं कि बस रिएक्ट पढ़ लिया। ऑब्वियसली यू नीड टू बिल्ड प्रोजेक्ट्स हियर। और प्रोजेक्ट्स किस टाइप के हो सकते हैं, तो प्रोजेक्ट्स अब क्योंकि आपको बड़े एप्लीकेशंस बनाने आते हैं, तो आप एक पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट उठा सकते हो। और मैं आपको बोलूंगा कि एक ई कॉमर्स ही उठा लो बस खाली, और उसी को बनाओ। एपीआईज जो है, यानी जो डेटा है, वो आप किसी थर्ड पार्टी सर्वर से ले आओ, जहां कई सारी एपीआईज आपको मिल जाएगी, ओपन एपीआईज बहुत सारी अवेलेबल है। तो आप वो एपीआईज लाओ और एक पूरा ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाने पे फोकस करो। अगर फुल फ्लेजेड नहीं, तो एटलीस्ट ऐसा कि उसमें बेयर मिनिमम फीचर्स तो हो, कैटेगरीज हो, प्रोडक्ट्स हो, कैटेगरी लिस्टिंग हो, प्रोडक्ट लिस्टिंग हो। बिकॉज आप जब रिएक्ट पढ़ोगे ना, तो रिएक्ट में आप स्टेट मैनेजमेंट और ऐसे कंसेप्ट पढ़ोगे जो आपको ये सब करवाने में हेल्प कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाने पे काम करो। हाँ, छोटे छोटे एप्लीकेशंस बनाओ चाहे रिएक्ट पढ़ते हुए, बट फाइनली एक ई कॉमर्स को जरूर हाथ में रखो और उसको डेवलप करो। एंड वंस यू हैव डन विथ रिएक्ट एंड नेक्स्ट जेएस, आपका नेक्स्ट स्टेज, जिसको हम बोल रहे हैं स्टेज 3, ये आ जाता है। अब स्टेज 3 में देखो, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ बचा हुआ है, मतलब काफी सारी चीजें अभी भी बची हुई है। जैसे हम टेस्टिंग कैसे करेंगे हमारे एप्लीकेशन की, हम ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे, हम अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन को होस्ट कैसे करेंगे। बट यहां मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहां पर आप एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम, यानी कि गिट को पढ़ने पे ध्यान दो। ठीक है, इन केस अगर आपको गिट आता है पहले से, तो आप इस स्टेज को स्किप कर सकते हो। बट गिट एंड गिटहब को आपको यहाँ कवर करना चाहिए, सो दैट आप कोलैबोरेटिव काम कर पाओ। ठीक है, क्योंकि अब आपने बहुत सारा कोड बना लिया होगा। ये जो स्टेज 3 है ना, ये आप स्टेज 1 के बाद भी कर सकते हो, या स्टेज 1 में HTML CSS पढ़ने के बाद भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। मैंने स्टेज 3 में रखा है। तो गिट एंड गिटहब को आपको जरूर पढ़ना है। गिट एंड गिटहब की हेल्प से आप क्या कर पाओगे, आप कोलैब कर पाओगे, आप अपने कोड को सेव करके रख पाओगे, आप अपने कोड को कहीं शेयर कर पाओगे, क्योंकि कोड हमें शेयर भी करना होगा। हो सकता है हम कहीं इंटरव्यूज में जाएं, तो हमारा कोड शेयर करना है, हमें किसी को देना है, तो हम कोड को शेयर कर सकते हैं गिट की हेल्प से। तो आप यहाँ पर गिट एंड गिटहब को पढ़ो। गिट एंड गिटहब का भी डिटेल रोड मैप हो सकता है, बट आपको बहुत सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे जहां से आप गिट एंड गिटहब पढ़ सकते हो। वंस यू हैव डन विद दिस स्टेज, वी हैव कम टू द फाइनल स्टेज। देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, बट अभी हम बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ेंगे। हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ इतना पढ़ने पे, जिससे कि हम एक फ्रंट एंड डेवलपर बन पाए। अब जो स्टेज 4 आता है, यहां पर बात होती है हमारे डेव टूल्स की। तो डेव टूल्स मतलब कौन कौन से डेव टूल्स, तो मेरे पास कुछ डेव टूल्स तो हमारे पास क्रोम में ही अवेलेबल होते हैं, जो आपको साथ साथ में पढ़ते हुए चलने होते हैं। तो कुछ आपके क्रोम के डेव टूल्स आप मास्टर करो, फिर आपके कुछ रिएक्ट के डेव टूल्स होते हैं, उनको आप मास्टर करो, उनको पढ़ो। एंड आप कैसिंग कैसे की जाएगी, इस कंसेप्ट को पढ़ो। आप यहाँ पर पढ़ो कि हम लोकल कैसे डेटा को मैनेज करेंगे, लोकल डेटा कैसे मैनेज होगा हमारे ब्राउजर के ऊपर। आप यहाँ ये पढ़ो कि ऑप्टिमाइजेशन कैसे हो पाएगा, यानी कैसे मैं मेरे एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, कैसे मैं मेरी एपीआई कॉल को रिड्यूस कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने एपीआई कॉल्स रिड्यूस कर सकता हूँ,
एंड ये स्टेज कवर करने के बाद आप एक लेवल पे एक अच्छे डेवलपर बन चुके हो जो कि रेडी है अब एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट इंटरव्यू फेस करने के लिए। एंड इसके बाद आपका स्टेज 5 आ जाता है जहां पर आप सीखते हो डिप्लॉयमेंट को। सो डिप्लॉयमेंट में क्या होता है, डिप्लॉयमेंट के अंदर आप सीखते हो कि कैसे ये जो मेरा फ्रंट एंड एप्लीकेशन है मैं इसको सर्वर पर लाइव करूंगा। ठीक है, मान लो मैं सिर्फ फ्रंट एंड ही बनाता हूं तो मुझे सिर्फ फ्रंट एंड भी अगर लाइव करना है तो मैं कैसे उसको लाइव करूंगा, और इसके लिए आप वर्सल को यूज कर सकते हो। वर्सल फ्री प्लेटफॉर्म है, आप वहां जाके अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हो और जो आपने बनाया है उसको रियल एनवायरनमेंट में टेस्ट कर सकते हो। तो ये 5 स्टेजेस में हमने पूरा पूरा हमारा फ्रंट एंड डेवलपर रोड मैप डिस्कस किया है। मैं अगेन क्विक रिकैप आपको दे देता हूँ। फर्स्ट स्टेज में, जीरोथ स्टेज में हम बात कर रहे होंगे बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट की। सेकंड में आपको पढ़ना है HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट को डिटेल में। थर्ड स्टेज में आपको आना है और पढ़ना है रिएक्ट जेएस को। फोर्थ स्टेज में आप यहाँ पर बात कर रहे होगे गिट की। तो ये 5 स्टेप्स में हमने पूरा पूरा हमारा रोड मैप डिस्कस किया है। हम लोग इसको वापस से एक बार पूरा समराइज कर लेते हैं। तो हमारा जो स्टेज 0 होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे होते हैं। बेसिक्स यानी इंटरनेट बेसिक्स पढ़ रहे होते हैं। स्टेज 1 में हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टेज 1 में हम फाउंडेशन को पढ़ रहे हैं। फाउंडेशन क्या है हमारा, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। स्टेज 2 में आप क्या पढ़ रहे हो, स्टेज 2 के अंदर आप पढ़ रहे हो रिएक्ट जेएस को। ठीक है, स्टेज 1 में फाउंडेशन के साथ ऑब्वियसली फ्रेमवर्क आ गए, CSS वाले भी। स्टेज 3 में आप क्या पढ़ोगे, स्टेज 3 के अंदर आप यहां पर वर्जन कंट्रोल सिस्टम यानी गिट की बात करोगे। एंड स्टेज 4 में आप क्या बात करोगे, स्टेज 4 में आप बात करोगे ऑप्टिमाइजेशन की। और फाइनली जो हमारा स्टेज 5 होगा उसमें हम बात करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे कि हम डिप्लॉय कैसे करें। एंड एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि ये सब कुछ पढ़ते हुए आप एआई को भी साथ साथ यूज करना सीखोगे। मतलब आपने HTML CSS मास्टर कर लिया, अब आपको लगता है कि मुझे इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इजीली कभी भी बना लूंगा, तो फिर एआई से भी सीखो कि कैसे एआई से हम जनरेट करवा सकते हैं, कैसे हम एआई को प्रॉम्प्ट दे सकते हैं और मेरी बेसिक यूआईज को जनरेट कर सकते हैं। तो इन सबको पढ़ते हुए एआई टूल्स को यूज करना है। एआई टूल्स बहुत सारे अवेलेबल है, चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, गूगल जेमिनाई यूज कर सकते हो, आप गिटहब को पायलट यूज कर सकते हो। कई सारे प्लेटफॉर्म्स, कई सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल है जो कोड जनरेट करने में हेल्प करते हैं। तो ये एक रोड मैप जो है वो 4 to 5 मंथ्स का एक रोड मैप है और आई होप ये रोड मैप से आपको एक अच्छी हेल्प मिलेगी टू बिकम अ गुड फ्रंट एंड डेवलपर। और कोई भी अगर आपको क्वेरीज हो तो आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हो, आप नीचे कमेंट में भी मेंशन कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम है मेरी, वी विल ट्राई टू गिव द आंसर। और अगर किसी और टॉपिक पे आप कोई डिस्कशन चाहते हो या कोई और टॉपिक पे आप कोई रोड मैप देखना चाहते हो या कोई और टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो तो नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हो। एंड अगर आप अपनी फ्रंट एंड डेवलपमेंट की जर्नी आज से स्टार्ट करने वाले हो तो कमेंट में लिखो आई एम स्टार्टिंग टुडे। एंड लास्ट में एक चीज याद रखना, सीखना कभी बंद नहीं करना है क्योंकि जो सीखता है वही दुनिया बदलता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।